वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, अभी का सेगमेंट हमारा इंतहाई अहम होने जा रहा है क्योंकि इसमें हम बात करने लगे कुछ मोदी सरकार के हवाले से और मुसलमानों पर होने वाले मजालिम के हवाले से। इसके साथ ही न्यूक्लियर हथियारों की जो दौड़ है उसमें भी इंडिया आगे हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें बरसगीर की तकसीम के बाद से भारत में जो मुसलमान हैं वो इंतहा पसंद हिंदुओं के जुल्म का और तशद्दुद का शिकार हमेशा बनते रहे। बल्कि सोशल मीडिया पे अब तो चलें, मेन स्ट्रीम मीडिया को अगर छोड़ भी दें, सोशल मीडिया पे आए रोज़ हमारे सामने इस तरह के वाक़यात आते हैं जहाँ पे जो क्लियरली ये बताते हैं कि मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जाता है हिंदुस्तान में। लेकिन जो नरेंद्र मोदी की वज़ारत उज़्मा इसके दौरान मुसलमानों की मुश्किलात में हमेशा से ही इजाफा होता चला आ रहा है। हिंदुओं ने कभी भी मुसलमानों को भारत का शहरी तस्लीम नहीं किया और अब ये तीसरी बार है कि मोदी हुकूमत बन चुकी है और इक़्तिदार में आते साथ ही मुसलमानों का जीना मज़ीद मुश्किल हो चुका है। मोदी सरकार के बनने की शायद वजह भी यही है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो उनका एक नैरेटिव है जो इंतहाई अहम है, स्ट्रॉन्ग है, उसकी बेसिस पे वोट ले लेते हैं हर बात। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, वो ये कि अगले आने वाले 5 साल के दौरान भारत के जो मुसलमान हैं उनकी क्या ज़िंदगी होगी, उनके लिए ये 5 साल कैसे होंगे। लेकिन उसके साथ ही अगर मैं आपके साथ एक और रिपोर्ट भी शेयर करती चलूँ, दूसरी तरफ स्टॉकहोम इंटरनेशनल जो है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट सेप्री, उनका ये कहना है कि इंडिया के पास अब पाकिस्तान से ज़्यादा एटमी हथियार मौजूद हैं और भारतीय वॉरहेड्स की तादाद 164 से बढ़कर रवां बरस 172 हो गई है, जबकि पाकिस्तानी वॉरहेड्स 170 पर बरकरार है। अब इन तमाम तर उमूर पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया फवाद चौधरी साहब ने। फवाद, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फवाद, सबसे पहले तो बताइएगा कि मोदी सरकार एक बार फिर से बन चुकी है और ये सरकार अब अगले 5 साल के लिए मुसलमानों के लिए क्या करने जा रही है। जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा कि ये तो आते ही मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और जबर करने के नैरेटिव के साथ हैं। देखिए, ये एक जो जो हमारी हिस्ट्री है उसके अंदर जो जो हिंदू पॉलिटिक्स है वो भी 2 हिस्सों में तकसीम रही है। और एक हिस्सा जो था वो 1920s से हिंदू महासभा की जो पार्टियां थी उसमें शामिल था, और एक था जो सेकुलर पॉलिटिक्स करते थे। पॉलिटिक्स वो भी मेजॉरिटी की करते थे, यानी हिंदू की, लेकिन सेकुलर थे, जो जवाहरलाल नेहरू वगैरह थे। अब ये हुआ था इंडिया में, ये हुआ कि जब गुजरात में कॉन्टिन्यूसली एक 10 साल नरेंद्र मोदी की हुकूमत रही और नरेंद्र मोदी ने फिर एक मुस्लिम राइट्स जो हुए गुजरात में, ये जो लेटेस्ट एपिसोड है अब हम उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। वैसे तो जाहिर है कि जिस तरह आपने अपनी बात भी की कि ये हिंदुस्तान के अंदर एक मुस्लिम के ख़िलाफ़ ये जो इशू है ये रहा है, लेकिन 2014 के बाद जब बीजेपी जो है वो इक़्तिदार में आ गई ऊपर और मुसलसल अब 10 साल से वो इक़्तिदार में हैं, तो उनके दौर में ये जो एंटी मुस्लिम राइट्स हैं वो बिल्कुल नए स्केल पे चले गए हैं। और स्पेशली ये जो एक बीफ ईट के ऊपर, यानी ये जो गौ माता के मामलात के ऊपर जो लिंचिंग है उसमें बहुत इजाफा हुआ। और जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, तो उनके जो एज ए चीफ मिनिस्टर ही इनकरेज्ड एक्चुअली जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़साद को, और 2000 से ज़्यादा जो मुसलमान हैं वहाँ पे इनमें शहीद कर दिए गए। और उसके बाद नरेंद्र मोदी को इन पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल सैंक्शंस का भी सामना रहा। अमेरिका में तो 10 साल तक उनको उनकी एंट्री जो है वो बैन रही। लेकिन 2014 में अनफॉर्चुनेटली नरेंद्र मोदी जो है वो दोबारा हुकूमत में आ गए और वो इलेक्शन जीत गए। उसके बाद उन्होंने इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों जो है उसमें एक हिंदू महासभा की जो फ़िलॉसफ़ी थी, जो बुनियादी तौर के ऊपर एंटी मुस्लिम फ़िलॉसफ़ी है, उसको हवा दी। और अगर आप हालिया इलेक्शंस में भी देखेंगी तो जो बुनियादी जो नारा था जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन लड़ा, वो मुसलमानों ही के ख़िलाफ़ था। और उन्होंने ही कहा कि अगर ये जीत गए, कांग्रेस के लोग जीत गए या बीजेपी के मुखालिफ जीत गए, तो वो तो जो वो आपका मंगलसूत्र है वो भी छीन लेंगे। और सारा मुसलमानों को उन्होंने ब्लेम किया। और लेकिन भारत इस दफ़ा उन्हें उतनी कामयाबी नहीं मिली जितनी वो एक्सपेक्ट कर बिल्कुल, मैं रहे यही थे। पूछने लगी थी फवाद। लेकिन अभी हालिया भारतीय इंतखाबात में वाज़े अक्सरियत नहीं मिली है मोदी को, तो ये वाज़े अक्सरियत ना मिलना क्या मोदी के इस नैरेटिव की हार है? वोटर जो है वो अब इतना सेंसिबल हो चुका है, उसको समझ आ चुकी है कि ये इस्लामोफोबिया या फिर मुसलमानों की इवन पाकिस्तान के खिलाफ ये सिर्फ मुहाज़ाराई की जाती है इसलिए ताकि उनको वोट मिल सके। वो हमारे एक बहुत मशहूर पंजाबी शायर थे उस्ताद दामन, उन्होंने कहा था कि उत्तों रोला पाई जा विचों विचों खाई जा।
जो नरेंद्र मोदी कर रहे थे और ये जो सारे कबील है, ये जो करता है कि ये इनका मेन इशू शोर कुछ और होता है और अंदर जो है वो कुछ और हो रहा होता है। इंडिया के अंदर जो बुनियादी इनका इस वक़्त जो इस मायूस कुन परफॉर्मेंस की वजह बनी, वो डिस्पैरिटी ऑफ वेल्थ है। इस या तरफ एक तरफ अडानी, अंबानी और मित्तल और ये सारे लोग जो हैं जिन्होंने अरबा रुपया ऐड किया अपनी दौलत में, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान का आम शहरी है जिसकी जो मुआशी मुश्किलात हैं उसमें शदीद इजाफा हुआ। और इसी वजह से जो हालांकि बड़े हिंदू डोमिनेटेड स्टेट्स है, महाराष्ट्र है या यूपी है, यहाँ पे और ये इन्हें जो वो है वो स्टेट्स है बुरी जहाँ पे तरह शिकस्त बाबरी मस्जिद वाला वाकया है। सोचिए अगर वहाँ पे ये सूरत हाल हो सकती है यूपी जैसे स्टेट में, तो फिर तो वाकई बहुत कमज़ोर हो चुकी है मोदी हुकूमत। बाबरी मस्जिद जिस शहर में बनाई गई यानी फैजाबाद में, वहाँ पे बिल्कुल एक आम से जो कांग्रेस के वर्कर हैं, उन्होंने जो बीजेपी के एक बहुत बड़े लीडर को जो है वो 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से शिकस्त दी है। फैजाबाद का जो शहर था वो बड़ा छोटा शहर था और उसको बड़ा इन्होंने उठाया, बड़ा जो कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद हार गए। लेकिन देखिए अल्टीमेटली लोग जो है ना वो नफरत की सियासत लंबी नहीं चलती। ये जो नरेंद्र मोदी की जो सियासत है वो नफरत पे बुनियाद है। उसकी बुनियाद ये है कि वो मुसलमानों से डरा के पाकिस्तान से एक अच्छा पाकिस्तान है उसको एक सिंबल बना के पेश किया जाता है। बहुत सारे लोग ना पाकिस्तान के अंदर ये भी हमें बार बार बताते हैं कि जी वो आप हिंदुस्तान के मामलात के ऊपर क्या बात करते हैं। भाई हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के साथ नफरत अगर सियासत का फैक्टर है तो हम क्यों बात नहीं करेंगे। अगर मुसलमानों की एम्पावरमेंट जो है वो पाकिस्तान के साथ जोड़ेंगे वहाँ पे, तो आप क्यों बात नहीं करेंगे। और ये भी एक अलहदा बात है कि हमारे जो फाउंडर्स हैं, जब हमने पाकिस्तान बनाया था तो हमने वादा किया था हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ तो वहाँ के उनके हकूक के लिए हम खड़े होंगे। ये तो नहीं था वो हमारे किथ एंड कीन है, या हमारा खून बिल्कुल। है, हमारा जो तमाम एक हिस्ट्री हमारी एक है। तो ये तो नहीं हो सकता कि हम कहें कि जी बात ही नहीं करनी चाहिए और ये नहीं होना चाहिए और जुल्म भी उन पे हमारी वजह से हो रहा हो। उनके ऊपर तमाम जो इस वक्त एक उनके खिलाफ जो नैरेटिव बनाया जाता है, जो बयानिया बनाया जाता है, वो यही होता है कि ये पाकिस्तान के एजेंट है और पाकिस्तान में लोग ये मशवरे दे रहे होते हैं कि नहीं नहीं आप बात ही ना करें। तो ये भी एक अजीबोगरीब पाकिस्तान के अंदर एक मामला जो है वो चले। बार इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि वहाँ का जो वोटर है उसने बड़े शऊर का मुजाहरा किया और नफरत की जो सियासत थी हिंदू महासभा की और जिसको लीड कर रहे थे नरेंद्र मोदी, उसको शिकस्त हुई। फवाद आप हमारे साथ ही रहे। इस वक्त साथ ही हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब ने, दिफाई एनालिस्ट हैं। वकार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वकार साहब, सब मैं और फवाद अभी यही डिस्कस कर रहे हैं कि भारत में मोदी सरकार का एक बार फिर से आना मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने जा रहा है। आपकी भी यही राय है? इसमें जो एफर्ट थी इनकी हिंदुत्व एजेंडा की वो तो आई थिंक डेंट हुई है और एक पुश बैक आ रहा है, जिसमें फौज साहब कह रहे थे कि इसमें अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में लूज करना, जहाँ पे जयशंकर थे इनको शायद जहेज में मिला हुआ है, वहाँ पे एक दलित मुस्लिम अलायंस इमर्ज हुई और डेमोग्राफिकली मुसलमान तकरीबन 25 करोड़ और इंडिया इसको डाउन प्ले के साथ दलित तकरीबन 20 करोड़ 45 करोड़ की आबादी समझ पूरा यूरोपियन यूनियन के बराबर ये कम्युनिटी है। तो वहाँ से एक पुश बैक हुआ इस अलायंस का। फिर नॉर्थ ईस्ट से पुश बैक है। साउथ में आप देखें दे हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट इन ऑल स्टेट। तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटक है। कर्नाटक में कुछ ना कुछ है लेकिन डेंट पड़ा। फिर महाराष्ट्र में डेंट पड़ा है जहाँ पे बुरी तरह इनको शिकस्त हुई। इस तरह से वेस्ट बंगाल है और पंजाब पे ये तीनों कॉर्नर जो पुश बैक कर रहे हैं। ऑक्युपाइड कश्मीर में हालत ये है, ऑल्दो वी डोंट बिलीव इन दीज इलेक्शन, जो पास्ट इलेक्शन है वहाँ पे कोई सीट नहीं ले सकी, बल्कि एक बंदे ने जेल से वहाँ से कंटेस्ट किया और जीत गया। अच्छा तो वकार एक साहब, तो ये आपकी है आपकी आपकी आवाज़ का कुछ इशू आ रहा है, हम उसको फिक्स कर दें जब तक मैं फवाद की तरफ जाती हूँ। फवाद, ये जो बाबरी मस्जिद जैसे वाकयात इंतहाई अफसोसनाक वाकयात हैं जो तारीख के औराक पे लिखे जाएंगे, अभी खुदा न ख्वास्ता इन फ्यूचर ये जो मोदी सरकार के मजीद 5 साल लेट्स अज्यूम के ये होते हैं, इसमें आप इस तरह के कोई अफसोसनाक वाकयात मजीद होते देखते हैं? फवाद, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, फवाद से शायद भी हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है, हम उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बाबरी मस्जिद जैसे वाक़यात पहले हो चुके हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक है, बल्कि पूरी दुनिया की अखबारों की हेडलाइंस बाबरी मस्जिद को मस्मार करना, और ये एक सिर्फ मस्जिद को ख़त्म करना मस्मार, बल्कि ये तारीख़ है पूरी की पूरी पूरी।
और ये वो तारीख है जो किसी फ्यूचर जनरेशन्स में किसी पढ़ने वाले को भी शदीद तकलीफ देगी कि कैसे किसी मुसलमानों का या किसी की वो जगह जहाँ पे इबादत होती हो उन मुकद्दस जगहों के साथ इस तरह होता रहा मोदी सरकार में। फवाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फवाद, मैंने सवाल पूछा था कि बाबरी मस्जिद जैसे वाक़यात खुदा ना खास्ता इंतहाई अफसोसनाक हैं, मोदी सरकार में मजीद 5 साल जो हैं इस तरह के वाक़यात खुदा ना खास्ता आप होते देखते हैं? नहीं, वो तो उनकी बेस ही ये है। अब वो एक औरंगज़ेब मस्जिद है दिल्ली की, उसके पीछे पड़ गए हैं और इस मस्जिद को वो जो है वो गिराना चाह रहे हैं। और इसके अलावा भी जो सारा एक देखिए ना, अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि जब वो हारे हैं इलेक्शन तो उन्होंने ये तो नहीं मानना कि हमारी गलती है। उन्होंने तो इसको और कहना है कि इसको और नफ़रत के ऊपर जो है वो लेके जाना है। तो अब ये एक ज़रूर है कि एक सहारा मिला है, वरना तो इन्होंने आइन बदल के इनकी पूरी कोशिश थी कि ये इसको सारी जो चीज़ है उसको मिलिया-मिलिटी कर दें। क्योंकि जो फ़ाशिस्ट हुकूमतें होती हैं, वो क्या करती हैं कि वो रिलाय करती हैं पुलिस के ऊपर, अपने जो कोएर्सिव मेजर्स हैं उनके ऊपर। तो ये एक फ़ाशिस्ट हुकूमत है नरेंद्र मोदी की वहाँ पे, और वो भी वहाँ पे जो जर्नलिज्म है उसको निशाना बना रहे हैं। अच्छा, लेकिन फवाद और एक और मामला भी होता है ना, जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें ना, पाकिस्तान में अगर किसी भी कोई भी वॉक ऑफ लाइफ हो उसमें अगर हमें कोई इंतहा पसंद लोग नजर आते हैं तो साथ ही उनको काउंटर करने के लिए और तरह के लोग भी होते हैं जो उनके नैरेटिव के बिल्कुल अगेंस्ट जाते हैं और जो हक और सच की बात करते हैं। कोई सा भी शोबा उठा ले, अगर हिंदुस्तान में ऐसे हिंदू इंतहा पसंद लोग हैं तो आपकी नॉलेज भी है, क्या कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इन हार्डकोर्स के खिलाफ जाए या बातचीत करे मुसलमानों के हुकूक के लिए, बेशक वो हिंदू ही सही हो या कोई और कम्युनिटी हो? नहीं, वहाँ पे बहुत है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि सारी पॉपुलेशन एक्सट्रीमिस्ट है। वहाँ पे जैसे अभी जो इंडिया अलायंस बना है उसमें जो राहुल गांधी ने जो जिस तरह से इस बात को लिया, जिस तरह से इवन केजरीवाल ने लिया, ममता बनर्जी ने लिया, और उसके बाद इवन जो एनडीए अलायंस है उसके अंदर भी अगर आप देखें तो जो चंद्रा बाबू नायडू हैं या जो इवन नीतीश कुमार हैं, ये लोग एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं है। इन्होंने इसके खिलाफ जो है वो बात की है, और ये लोग बहरहाल ये वो एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते हैं। रेजिस्टेंस तो हर सोसाइटी में होती है, अच्छा बुरा तो आपको पता है हर सोसाइटी में होता है। पाकिस्तान में भी जो है वो है, यहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली एक्सट्रीमिज्म तो है बहुत ज़्यादा। लेकिन शायद और इंडिया में उसको तकवीयत उसको इतनी हाई मिलती भी है ना उस होती है। एक्सट्रीमिज्म को, क्योंकि स्टेट उसको फैसिलिटेट करती है, क्योंकि स्टेट खुद ही एक्सट्रीमिस्ट की है। नहीं, हमारे यहाँ भी यही हाल है। हमारे यहाँ कौन सा मुख्तलिफ, अभी आप देखें ईद पे जो यहाँ पे हुआ उस यप। पे क्या बंदा बात करे। ये तो एक पूरी ये हिंदुस्तान की एक तारीख है, और उसके अंदर जो मुख्तलिफ अनफॉर्चुनेटली ग्रुप्स हैं वो रहे हैं, तो उनको वो तो, लेकिन बहरहाल अपना हिस्सा तो अदा करना चाहिए ना, चाहे वहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो। जहाँ पे भी जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। सो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये ज़रूर है कि एक इतनी बड़ी आई वुड से कि एक रियासती सतह के ऊपर जो सपोर्ट मिली है एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स को पिछले 10 सालों में, उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। और अब जो आप देखिए ना कि उन्होंने तो एक आप सिर्फ जो लोग हमारे यहाँ, अगर आप इंडियन फिल्में देखते हैं तो आप सिर्फ आज से जो 25 साल पहले की फिल्में हैं या 90 की दहाई में या 80 की दहाई की फिल्में अगर आप देखेंगी तो आपको महसूस होगा कि वो उर्दू फिल्में हैं। उनमें हिंदी का, उनमें संस्कृत का कोई लफ्ज़ ही नहीं आता। अब आप आके जो बॉलीवुड क्लासिक्स मसलन अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि वो बुनियादी तौर पे उर्दू फिल्में हैं। अब आके जब नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं तो आपको आधी तकरीर समझ ही नहीं आती कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो ट्रू। इसमें उन्होंने एक कल्चरल चेंज, लिंग्विस्टिक चेंज, अपना कोर्सेज को उन्होंने चेंज कर दिया जाके, स्कूलों में जो है वो बदल दिया, जिससे पूरी सोसाइटी को एक तबाही के रास्ते पे लगा दिया। बेशक और इसमें अब कोई ये शक नहीं, पूरी हिंदुस्तान सोसाइटी तबाही के रास्ते पे लग चुकी है। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैंने आपसे पहले जो सवाल पूछा था वही रिपीट करूंगी। मुश्किल होने जा रहे हैं मुसलमानों के लिए ये अगले 5 साल? आई थिंक आई फॉलो जो चौधरी साहब कह रहे हैं कि बेसिकली एक पुश बैक शुरू हो गया है। जो एजेंडा था इनका दुतवा का इस साल, बेसिकली दे वर लुकिंग एट 2/3 मेजोरिटी, 400 पार और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की बात हो रही। अभी पुश बैक 3 कॉर्नर से आया है, स्पेशली साउथ से, नॉर्थ ईस्ट से, वेस्ट बंगाल से और पंजाब से, और फिर उत्तर प्रदेश में उनका जो सारा आई थिंक बयानिया था वो उधेड़ दिया गया। वहां पे मुस्लिम दलित अलायंस इमर्ज हुई है अंडर अखिलेश यादव,
और कांग्रेस, जिस तरह राहुल गांधी की जो रही भारत यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, उससे आई थिंक बड़ा इम्पैक्ट किया। दूसरा, जो भारत में एक टेंडेंसी है कि जो वोटर है बड़ा सियाना है और नारों पे नहीं जाता, इनकम्बेंसी फैक्टर लगता है और उसमें वो देखते हैं जी अगर 2 ट्रिलियन में डिलीवर नहीं कर सके तो उसके बाद आई थिंक देयर इज द नेगेटिव वोट। तो एंटी मुस्लिम या कह लें एंटी पाकिस्तान जो नैरेटिव था वो बुरी तरह डीबंक हुआ। अभी इवन फॉल्स फ्लैग पे लोग कह रहे हैं जी कि आप खुद कराते रहे। उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे ऑक्युपाइड कश्मीर के, सत्यपाल मलिक, उसने भी ये बात की। तो अभी आई थिंक देयर इज अ चेंज। ये जरूर है कि ये 5 साल मोदी के लिए बड़े मुश्किल होंगे। जिस तरह फाद साहब कह रहे थे जी कि इसमें जो पार्टियां अलायंस में एनडीए के, उसके अंदर सेकुलर एलिमेंट है, चाहे चंद्रबाबू नायडू है या बाकी नीतीश कुमार वगैरह। हालांकि नीतीश कुमार खैर बड़ा डूबियस कैरेक्टर है, लेकिन काफी सारी जगह पे पुश बैक है। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरीके से इंडिया अलायंस पुश बैक करती है तो मे बी अगले इलेक्शन में बीजेपी जो है शायद माइनॉरिटी पार्टी बन के सामने आएगी। अच्छा फवाद, कश्मीर भी एक इम्पॉर्टेंट मामला है हमारे लिए। कश्मीर को कैसे देखते हैं आप कि कश्मीर के लिए क्या करने जा रही है मोदी सरकार एक बार फिर से? ऑब्वियसली अगेन खुदा न खास्ता डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम लोग उनसे कोई उम्मीद भी नहीं लगा सकते। क्योंकि वहां पे देखें ना, वहां पे तो जो लोग कश्मीर की बात करते थे वो जेल से जीत गए हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मुझे तो ये लगता है, देखिए इस साल 2 इलेक्शन होने हैं हिंदुस्तान में, एक महाराष्ट्र में होना है, एक हरियाणा में होना है। तो इन 2 इलेक्शंस का जो आउटकम है वो तय करेगा कि मोदी हुकूमत 5 साल पूरे कर सकेगी कि नहीं पूरे कर सकेगी। मेरा अपना पर्सनल ख्याल ये है कि ये 2026 जो है ये हिंदुस्तान में मिड टर्म पोल्स का साल होगा। अब इसमें जो इशू इस वक्त है, जो पाकिस्तान में तो स्पेशली बहुत एक समझिए कि ख्वाहिश है हम लीडरशिप की कि एक इनसे ताल्लुकात जो है हिंदुस्तान से बेहतर हों, लेकिन अगर इन दोनों इलेक्शंस का आउटकम अच्छा नहीं होता बीजेपी के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि ये हमारे ताल्लुकात जो इलाकाई हैं उनमें मज़ीद कशीदगी जो है वो लेके ये आएगी बीजेपी की हुकूमत। क्योंकि वो उनका जो एक चूरन जो वो बेचते हैं हिंदुस्तान में, वो पाकिस्तान मुखालफत का है और उसको बढ़ाना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है जब भी इलेक्शन होते हैं। तो एक इम्पैक्ट जो पाकिस्तान पे अभी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का आना है, जो बहुत समझते तो हैं लोग कि नरेंद्र मोदी पता नहीं आके इस दफ़ा को ताल्लुकात बेहतर करेंगे, बट इंटरनल पॉलिटिक्स में मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए उनके जो बीजेपी की अब एक इंटरनल पॉलिटिक्स है जिसमें मोदी ने अब रिप्लेस होना है या अमित शाह से या वो जोगी अनंतनाथ से। अब ये दोनों जो हैं ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये मोदी से भी ज़्यादा आगे बढ़े हुए एक्सट्रीमिस्ट हैं। सो इनको अगर बीजेपी की अपनी ये जो इलेक्शंस हैं, अगर इसकी इलेक्शनरिंग जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस खत्ते के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर महाराष्ट्र में और हरियाणा में बीजेपी को लगा कि वो इलेक्शन हार रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान के साथ कशीदगी में ये लोग इजाफा करेंगे और पाकिस्तान को इन हालात के लिए बड़ा तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है फवाद, आप ठीक कह रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप पे भी आपकी भी इस पे राय चाहूंगी कि पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी अभी। पाकिस्तान में भी एक तरह से कह सकते हैं नई गवर्नमेंट है, हिंदुस्तान में भी नई गवर्नमेंट है। अब ये दोनों गवर्नमेंट्स आपको कैसे आगे बढ़ती दिखाई देती हैं? पाकिस्तान क्या भारत की जाने बढ़ेगा या भारत शायद, वी डू नॉट एक्सपेक्ट बट अगेन फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स, हो सकता है ऐसा? जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो भी करंट पॉलिसी है इसका कंटिन्यूशन होना चाहिए। 2019 का जो अगस्त है उसको आपको याद होगा, उन्होंने सारा चेंज किया, स्टेटस बदला, लेकिन मैं उसको पेपर ट्रांजैक्शन कहता हूँ कि अगर आप 11 लाख फौज रख के और जबरदस्ती जो एक पेपर ट्रांजैक्शन करके आप डिसाइड करते हैं फेट ऑफ द स्टेट, तो मेरे ख्याल उसको कोई एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने। महाराष्ट्र की बात हो रही है, मुझे 11 लाख बंदे दे और मैं कर्फ्यू लगाता हूँ महाराष्ट्र में, साल में देखता हूँ कौन निकलता है। तो ये जोर जबरदस्ती की ट्रांजैक्शन थी। दूसरा, जिस तरीके से पुश बैक हो रहा है, मेरे ख्याल में मोदी गवर्नमेंट वीकन होगी। रिस्क वो ले सकते हैं क्योंकि अभी भी फॉर्स्ट फ्लैग अगर आप देखें एक सीरीज चल पड़ी है। सदर्न कश्मीर में, ऑक्युपाइड कश्मीर में, रियासी में अटैक्स हुए हैं, फिर इसी तरीके से जो है जम्मू के रीजन के इर्द गिर्द। तो वहां एक और एफर्ट हो रही है कि जम्मू और वैली को ऑक्युपाइड कश्मीर में स्प्लिट करके 2 और रियासतें बनाई जाएं और मुसलमानों का जो वोट बैंक है उसको फर्दर वीकन किया जाए। लेकिन जो हालात बन रहे हैं, आई थिंक सेकुलर इंडिया पुश बैक कर रहा है। आई डोंट थिंक सो कि मोदी जो है, और मेरे ख्याल में स्टेटस को रहेगा, ना पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है और ना शायद मोदी सरकार अफोर्ड कर सकती है कि वो आगे करें। बट वी विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और उसका स्विफ्ट रिटॉर्ट में जवाब दिया गया था। पाकिस्तान आर्मी चीफ अभी गए हुए थे एलओसी पे, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि आप वेंचर करें
फिर आपको अंदर घुस के फिर हम भी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। अच्छा फवाद, हमारे पास टाइम कम है, क्विकली आपका कमेंट चाहिए होगा इस बात पे कि भारत की जानिब से बयानात सामने आना कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान क्लेम कर देना उसको, हालांकि मुतनाज़ इलाके, और हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी यही जवाब दिया कि मुतनाज़ इलाके से भारत को इस तरह के इररिस्पॉन्सिबल किस्म के बयानात या स्टेटमेंट्स जारी नहीं करनी चाहिए। मकसद क्या होता है इन स्टेटमेंट्स का? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान ने एक तो कश्मीर के ऊपर जिस तरह से अभी तक हमारी पॉलिसी रही है, उसमें हमने जो अग्रेशन जो हमारी पॉलिसी में था वो पहले नहीं था। अब ये जो आखिरी फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई है, इसमें आके पहली बार एक कुछ पॉज के बाद इसमें फॉर्मेशन कमांडर्स ने जो इंडिया में जो मुसलमान हैं उनको भी, और जो कश्मीर के ऊपर भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है वो ली है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो फॉर्मेशन कमांडर्स की बात है वो हमारे फॉरेन ऑफिस में उस तरह से रेसिप्रोकेट नहीं हुई। तो हम्म मुझे नहीं पता कि क्यों अभी हमारा फॉरेन ऑफिस इसके ऊपर खामोश है, और वो क्यों क्योंकि देखिए जिस तरह से अभी बगैर साहब बात कर रहे थे, वो तो कश्मीर को तकसीम दर तकसीम कर रहे हैं। आपको मालूम है कि पहले भी लद्दाख एक अलहदा जो है वो उन्होंने वहाँ पे रियासत जो है उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया, अब वो मज़ीद हिस्सों में तकसीम करेंगे, और बुनियादी मकसद यही है कि जो इसमें जो मुसलमान वोट है उसको बिल्कुल ही वो इर्रेलेवेंट करना चाह उसको रहे हैं। इरेलीवेंट करना चाह रहे हैं। फवाद, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये गुफ्तगू नहीं है और इसको कंक्लूड इसी तरह करेंगे कि मुसलमानों के लिए अगले 5 साल मजीद चैलेंजिंग होने जा रहे हैं, लेकिन साथ ही मोदी सरकार के लिए खुद भी बहुत सारे चैलेंजेस सामने आएंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं जल्दी से।